So our 10th principle is principle of order. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर मेनली मीन्स कि हर एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड हैव अ राइट प्लेस. कोई भी पर्सन वर्क कर रहा है उसका राइट प्लेस उसको पता होना चाहिए एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली प्लेस्ड. सो ऑर्डर मीन्स कि एक प्रॉपर वे में थिंग्स को कंडक्ट करना है एंड पर्सनस को वर्क करना है. लाइक एक पर्टिकुलरली एम्प्लॉई है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करना है. अगर कोई ऑर्डर ही नहीं वो फॉलो करेगा, लाइक कभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, कभी सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, ना तो उसके पास स्पेशलाइजेशन आएगी, डुप्लीकेशन होएगी वर्क की बहुत ज़्यादा एंड क्लियर भी नहीं होएगा कि कौन कौन सा वर्क कर रहा है. सिमिलरली इट ऑल्सो अप्लाइज ऑन थिंग्स ऑल्सो. लाइक अगर सपोज इन क्लासरूम if there is no chalk and dusters are placed somewhere else, so it will be difficult. अगर चीज़ें अपनी राइट जगह पे नहीं होएंगी तो टाइम लगेगा आपको टीचर को दूसरे रूम में जाके चॉक एंड डस्टर लाने में, तो उतने टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है. तो अगर थिंग्स अपने राइट वे में राइट प्लेस पे पड़ी होएंगी, चॉक एंड डस्टर शुड लाई इमीडिएटली नेक्स्ट टू द टीचर so that time should not be wasted. So principle of order says that कि every person should be at his right place and everything should be at their right place. एक right place पे things और persons का होना is important so that no time is being wasted and we achieve our goals effectively and efficiently. So इसकी मेनली एडवांटेजेस क्या है कि इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. एज आई टोल्ड कि एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी बिकॉज टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम जो है वो सेव हो रहा है. एक एम्प्लॉई को पता है कि उसने कहाँ पे वर्क करना है, तो डुप्लीकेसी नहीं आ रही है, ना ही कोई कन्फ्यूज़न आ रही है. एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस योर वेस्टेज टाइम की वेस्टेज नहीं हो रही है बिकॉज आपकी थिंग्स जो है वो प्लान मैनर में जहाँ पे होना चाहिए अपने प्रॉपर प्लेस पे हैं एंड ह्यूमन्स आर वर्किंग एट देयर proper place. So next principle, that is 11th principle, is principle of equity. Till now we have covered 10 principles of Henry Fayol. Now we are going to do 11th principle of Fayol, and that is principle of equity. What principle of equity says that there should be no discrimination. Discrimination किस सेंस में हो सकती है? डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो मेनली बेसिस पे हो सकती है, लाइक जेंडर के बेस पे हो सकती है. मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हम, कास्ट के बेसिस पे कर रहे हैं कि ही इज़ ऑफ अपर कास्ट, और हम स्किन कलर लाइक ऑल्सो वी कैन कॉल इट एज रेसिज्म. इनके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन अगर कर रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग. इक्विटी मीन्स दैट देयर शुड बी इक्वालिटी. इक्विटी मीन्स देयर शुड बी इक्वालिटी एंड जस्टिस. जो पर्सन जितनी रेम्यूनरेशन डिजर्व करता है एज पर हिज टैलेंट, एज पर हिज नॉलेज, एज पर हिज स्किल्स, एज पर हिज एक्सपर्टीज़, जितनी रेम्यूनरेशन जितनी पे वो डिजर्व करता है उसको उतनी पे मिलनी चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन कि अगर किसी सुपीरियर का कोई फेवरेट एम्प्लॉई है वो उसको ज़्यादा पे कर रहा है और दूसरे को कम पे कर रहा है, और कोई मेल पर्सन है उसकी पे ज़्यादा है, फीमेल की कम है, तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होनी चाहिए. पे सिर्फ और सिर्फ उस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करनी चाहिए किसी के टैलेंट के बेसिस पे. सपोज अ डॉक्टर हैज़ मोर पे देन अ नर्स बिकॉज डॉक्टर का टैलेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो वर्क है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है. तो इस केसेस में डिफ्रेंशिएशन इज़ फाइन एज पर देयर टैलेंट. बट इफ़ वी आर डिफ्रेंशिएटिंग बिकॉज ही इज़ अ मेल सो ही इज़ गेटिंग मोर पे एंड फीमेल इज़ गेटिंग लेस पे, सो दैट थिंग इज़ रॉन्ग. वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी हेयर. And it is very important to differentiate between principle of equality and principle of fair remuneration. Fair remuneration जो हम 7th principle किया था, it says कि remuneration just होनी चाहिए, that means basic होनी चाहिए, उसके work के according उसको standard of living दे सके. But equity क्या कहते हैं? Equality होनी चाहिए, discrimination नहीं होनी चाहिए. अगर किसी की remuneration जो है वो कम ज़्यादा हो रही है, वो उनके talent, उनकी knowledge, experience के base पे होना चाहिए, ना कि उनकी caste और उनके skin color और उनके gender
जेंडर के बेस पे वो डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए. सो दिस वॉज दी 11th प्रिंसिपल. एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मेनली क्या करता है, सेटिस्फैक्शन रहती है एम्प्लॉयज़ में, बिकॉज उनको पता है कि पार्शलिटी नहीं हो रही है. अगर पार्शलिटी होएगी डेफिनेटली दे विल बी डिससेटिस्फाइड एंड वो अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देंगे. एंड उनकी लॉयल्टी और डिवोशन कमिटमेंट हो जाती है वर्क के लिए, क्योंकि इफ़ दे थिंक कि organization is not doing any partiality and they are treating them fairly, so they will work with loyalty and proper devotion and commitment. So this was 11th principle. Now next is 12th principle. 12th is stability of personnel. Stability of personnel. What this principle says that जो भी हम persons अपॉइंट कर रहे हैं, जिनको भी हम हायर कर रहे हैं पर्सोनल्स को, एक स्टेबल टाइम पीरियड हमें उनको देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में खुद को एडजस्ट करने के लिए. फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय टर्नओवर मीन्स एम्प्लॉयज़ को निकाल देना और फायर कर देना. दैट शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट. इट शुड ओनली बी व्हेन जब आप सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, व्हेन द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग इन वेरी बैड मैनर. आपने बहुत सारी वार्निंग्स भी उनको दी हैं, लाइक आपने उनको अंडरस्टैंड भी करवाया है दैट यू आर नॉट परफॉर्मिंग इन अ गुड मैनर, यू शुड इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, इम्प्रूव योर बिहेवियर, बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग द सेम थिंग, देन you can ask them to leave the organization, but it should not be frequent and it should not be without any reason. Firstly, जब भी मैनेजर को किसी पर्सन को एम्प्लॉय करना है, he should take care one thing that proper प्रोसीजर होना चाहिए, प्रॉपर जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट होना चाहिए, उनकी नॉलेज का टेस्ट होना चाहिए कि वेदर there should be proper test of their knowledge whether that person is efficient for the organization or not. वो उस organization में काम कर सकता है efficiently या नहीं कर सकता, तो properly इस चीज़ को decide करना है. and एक बारी अगर किसी employee को सिलेक्ट कर लिया हुआ है, हायर कर लिया है, तो उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग मिलती रहेगी तो उसके नॉलेज जो है वो, स्किल्स जो है वो अपग्रेड होते रहेंगे. सो जो उसको एक रीज़नेबल टाइम देना चाहिए एम्प्लॉय को कि वो खुद को एस्टैब्लिश कर पाए, खुद को एडजस्ट कर पाए. इन बिगनिंग एक एम्प्लॉय से मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट दैट डजंट मीन कि उस एम्प्लॉय को फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन को निकाल देना चाहिए, बिकॉज ही शुड बी गिवन सम रीज़नेबल टाइम सो दैट कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए. उसके बाद भी अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं इम्प्रूव हो रही है, अप्रेजल्स हो रहे हैं, उसको वार्निंग्स दी जा रही है, स्टिल ही इज़ नॉट वर्किंग गुड, तो इन दैट केस व्हेन सर्कमस्टांसेस आर वी कांट अवॉइड देम, सो उस केस में टर्नओवर हो सकता है, बट स्टेबिलिटी होनी चाहिए पर्सोनल की. फ्रीक्वेंटली टर्नओवर नहीं होना चाहिए एज पर दिस प्रिंसिपल. व्हाट इट इंश्योर्स कि इससे क्या होता है, लेबर टर्नओवर जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है एंड स्पेशलाइजेशन अचीव होती है. अगर आप एक एम्प्लॉय को बार बार निकाल के नया एम्प्लॉय हायर कर रहे हो तो स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं हो पाएगी, क्योंकि यू आर चेंजिंग द एम्प्लॉयज़ फ्रीक्वेंटली. सेकेंडली कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इनकर होएगी, कॉस्ट जो है वो वेस्ट होएगी अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ को निकाल के न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो उनको फिर से ट्रेन करना पड़ता है, वो ट्रेनिंग कॉस्ट भी इनकर हो रही है. सो दिस हेल्प्स इन सेविंग आवर कॉस्ट एंड डूइंग द वर्क विद एफिशिएंसी. 13th principle is principle of initiative. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव सेज कि एम्प्लॉयज़ को इतना मोटिवेट करना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए कि वो खुद से इनिशिएटिव लें. नो डाउट दैट एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर टास्क, बट जो टास्क वो जो ऑलरेडी उनको असाइंड है, दे आर डूइंग इट इन गुड मैनर, दैट्स अ गुड थिंग. बट इसके अलावा वो सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए कि वो खुद से इनिशिएटिव ले, कंपनी को सजेशंस दे कि कैसे कंपनी और बेटर वे में परफॉर्म कर सकती है, व्हाट कंपैटिटर्स आर डूइंग एंड व्हाट वी कैन डू, जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो एंड हम रिजल्ट्स को अल्टीमेट मैनर में अचीव कर पाएँ. तो ये इनिशिएटिव जो शो करते हैं, ये सेल्फ मोटिवेशन जो एम्प्लॉयज़ अपने काम के साथ और इनिशिएटिव भी लेते हैं और एक्टिविटीज़ को करने के लिए भी, तो उसके लिए मैनेजमेंट
को उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, जो भी ऐसी सजेशंस होती हैं जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो रही है एंड हम अपने रिजल्ट्स को अल्टीमेट मैनर में अचीव कर पा रहे हैं। तो प्रॉपर अगर रिवॉर्ड्स उनको मिलेंगे तो डेफिनेटली हर एम्प्लॉय जो है वो इनिशिएटिव लेना चाहेगा, एंड जितने एम्प्लॉयज़ इनिशिएटिव लेंगे उतना ही हमारा सेल्फ मोटिवेशन होएगी, तो हमारे गोल्स जो हैं वो भी अचीव होंगे। एंड इसके अलावा हमें अच्छी स्ट्रैटेजीज भी अपने एम्प्लॉयज़ से मिलेंगी जिनको हम अप्लाई करके अच्छे रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में अचीव कर सकते हैं। सो इसका मेन एम यही होता है कि कॉस्ट एंड वेस्टेज जो होती है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अच्छी सजेशंस दे रहे हैं। अल्टीमेटली जो वर्क कर रहा है उसको ज़्यादा अच्छे वे में नॉलेज होएगी कि क्या चीज़ें चेंज करके हम कैसे बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं। सो दैट इज़ वाई देयर वुड बी रिडक्शन इन कॉस्ट एंड वेस्टेज, एंड इट ऑल्सो लीड्स टू सेल्फ मोटिवेशन। जब तक हम एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं तो वो वर्क कर रहा है, बट देयर शुड ऑल्सो बी सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, कि वो खुद से मोटिवेटेड होना चाहिए वर्क करने के लिए, क्योंकि जो मोटिवेशन डेलिबरेटली की जा रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, बट जो सेल्फ मोटिवेशन है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होती है, बिकॉज वो खुद से वर्क कर रहा है एंड ही इज़ इंजॉइंग वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। सो मेन अल्टीमेट एम होना चाहिए कि दे शुड गो फॉर सेल्फ मोटिवेशन, खुद से वो इनिशिएटिव लें वर्क को बेटर परफॉर्म करने का। Then last principle of Henry Fayol is spirit the corps. Last principle of Henry Fayol is spirit the corps. So what it says, spirit the corps mainly says teamwork. Spirit the corps principles mainly says कि there should be teamwork. जो भी है वो वर्क जो है वो ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर हार्मनी शुड बी देयर। हमें आई की जगह वी शुड रिप्लेस आई विद वी, दैट वी आर डूइंग अ वर्क एज अ टीम, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल जो है, ग्रुप गोल जो है, दैट इज सेम। सो उस ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए वी नीड अ टीम। सो प्रॉपर टीम में वर्क करना है, जो भी हमारे पर्सनल इंटरेस्ट है उनको साइड पे रख के ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए हमें वर्क करना है। सो टीम वर्क शुड बी देयर, हार्मनी, कोऑपरेशन शुड बी देयर, एंड टीम सेज मेनली टुगेदर वी अचीव मोर। सो अगर मिलके काम करेंगे तो हम काम को जल्दी हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम compete करें एक दूसरे से सिंगल हैंडेडली वर्क करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम एंड हम अपने रिजल्ट्स को अच्छे प्रॉपर वे में अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो स्पिरिट द कॉर्प्स मीन्स कि टीम स्पिरिट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव योर ग्रुप गोल्स। सो इसका मेन जो एम होता है, मेन हेल्प जो ये करता है, एडवांटेज है, टीम स्पिरिट, हार्मनी बिल्डअप करता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होती है एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एम्प्लॉयज़ में, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दैट दे इंजॉय देयर वर्क, टीम में वर्क कर रहे हैं, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ, तो गोल्स को हम जल्दी अचीव कर पाएंगे। सो दीज वर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। Henry Fayol has given the principles of journal management and he is known as father of journal management. Now next we will talk about F.W. Taylor. Henry Fayol was a practitioner, but F.W. Taylor was a proper scientist and he has given principles of scientific management. साइंस के रिलेटेड मैनेजमेंट जो थी कि साइंटिफिक वे में कैसे मैनेजमेंट रन कर सकती है, तो टेलर हैज़ गिवन 4 प्रिंसिपल्स फॉर दैट एंड 8 टेक्निक्स फॉर दैट। F.W. Taylor has given 4 principles for scientific management and 8 techniques for scientific management. First we will start with the 4 principles of scientific management, or we can also call them principles of Taylor. So first scientific management principle was science, not rule of thumb. Science, not rule of thumb. Rule of thumb means कि जो हमने एक बार ही डिसाइड कर लिया, हर बार हम वही फॉलो कर रहे हैं। वी आर नॉट चेंजिंग द थिंग्स एज पर द चेंजिंग कंडीशंस। लाइक अगर रूल ऑफ थंब ये है कि हमने क्लासरूम टीचिंग करनी है तो हम वही क्लासरूम टीचिंग ही कर रहे हैं, बट एज पर द करंट सिचुएशन क्लासरूम टीचिंग इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग। सो इफ़ वी फॉलो रूल ऑफ थंब तो हम इन दिस वे वी कांट रन आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो साइंस मेनली क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर रूल ऑफ थंब, एक पर्टिकुलर रूल को छोड़ के यू शुड गो फॉर अ लॉजिक।
लॉजिक इन द सेंस यू शुड गो फॉर अ बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड आप कैसे अचीव कर सकते हो? प्रॉपर स्टडी एंड एनालिसिस करके, वर्क स्टडी करके, कि आपको पर्टिकुलर कंडीशन में किस वे में लॉजिकली चलना चाहिए साइंस के अकॉर्डिंग, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बेस्ट मेथड फाइंड करके डिसीजन लेना है। सो साइंस, इफ वी आर फॉलोइंग साइंस, so what we have discovered that instead of classroom teaching we can go for online teaching। बट अगर हम रूल ऑफ थंब ही फॉलो करेंगे तो रूल ऑफ थंब में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू रन, कि अगर हम सेम एक वे फॉलो कर रहे हैं जो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। बट इस चीज़ में इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स हिट एंड ट्रायल मेथड। इस प्रिंसिपल का एक डिसएडवांटेज ये था कि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग आपको अपना बेस्ट मेथड जो है वो फाइंड करना है, कि अगर हम ये करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, अगर हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो किस वे में ये रिजल्ट्स हमें देगा। तो जब तक हमें बेस्ट मेथड नहीं मिलता जिसमें हमारी मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम रिजल्ट्स हो, तो उस मेथड को जब तक फाइंड करने के लिए हम अपना हिट एंड ट्रायल मेथड कंटिन्यू करते हैं। सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बट दो वी गेट प्रॉपर लॉजिक for our methods, and though it is time consuming but the decision will be right and we'll get the ultimate results। so जो ये method है हम ये proper work study analysis के बाद ही find कर पाते हैं साइंस के अकॉर्डिंग जो हमने अपना मेथड करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। Harmony, not discord. Harmony means that there should be cooperation, there should be coordination between different departments, different employees. Discord, that means there should not be any conflict. So Taylor has said that Taylor said that there should be harmony, because in organization there are two groups, that is one is for owners or managers and one group is for workers. Now owners always want maximum profits and workers always want that they should get maximum salary। so जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है वो बहुत कॉमन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी, बट फ्योल हैज सेड दैट देयर शुड बी हार्मनी, देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन दी two groups, and he also has given one alternate for this, that is mental revolution। Mental revolution mainly means that both the groups have to amend their behavior, amend their thinking towards each other। अगर जो वर्कर्स हैं दे शुड अंडरस्टैंड दी थिंग दैट अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल फुलफिल होंगे, तभी ही उनके अल्टीमेट गोल जो सैलरी अच्छी लेने का गोल है वो तभी ही अचीव हो सकते हैं। सिमिलरली ओनर्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वर्कर्स को प्रॉपर सैलरी, टाइम पे सैलरी मिले, एंड कोई भी बायसनेस, कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो उनके साथ, तो उनकी नीड्स का उनको ध्यान रखना चाहिए। सिमिलरली वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स का ध्यान रखना चाहिए। दोनों को अपनी जो थिंकिंग है एक दूसरे के लिए वो अमेंड करनी चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन सेज दिस दैट दे शुड मेंटली अमेंड देयर थिंकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, बोथ द ग्रुप्स। सो इन दिस वे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हेल्प करता है कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, देयर शुड बी टीम स्पिरिट, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू ग्रुप्स, एंड अल्टीमेट जो गोल है वो हम अपना ईजिली अचीव कर पाएँ। So third principle is cooperation, not individualism। Yes, it is cooperation, not individualism। This principle is mainly extension of harmony, not discord। What it says that कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, दे शुड वर्क विथ कॉपरेशन। इंडिविजुअल अपना आपको बेनिफिट नहीं सोचना है, इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग विद ईच अदर, कि आप कम्पीट कर रहे हो, compete कर रहे हो एक दूसरे के साथ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज़ थिंकिंग कि उनका डिपार्टमेंट ज़्यादा फ्लरिश करे, ज़्यादा यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने यूनिट्स की डिमांड भी नहीं है, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट के गोल्स को माइंड में नहीं रख रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग विद ईच अदर यू शुड कोऑपरेट विद ईच अदर, क्योंकि अगर हम कोऑपरेट करेंगे,
अगर हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो ही हम अपने अल्टीमेट फाइनल गोल को रीच कर सकते हैं, तो ही फाइनल गोल को अचीव कर सकते हैं. सो दिस मेनली टॉक्स अबाउट दैट देयर शुड बी कॉपरेशन एंड देयर शुड नॉट बी एनी इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअलिज्म बेनिफिट्स जो होते हैं उनको नहीं देखना चाहिए. सो इंडिविजुअलिज्म मेनली होता है कि उनको compete नहीं करना है डिफरेंट लेवल्स के साथ. दे शुड वर्क विद द कॉपरेशन. डिफरेंट, अगर कोई एम्प्लॉई हमें अच्छी सजेशंस दे रहा है, दे आर गिविंग सम गुड सजेशंस, इफ़ दे आर गिविंग सम गुड सजेशंस तो हमें उनको रिवॉर्ड देना चाहिए. हमें उनको वी शुड अप्रिशिएट देम फॉर देयर सजेशंस सो दैट कि टीम स्पिरिट में वर्क हो. हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने गोल को, ये अपने डिपार्टमेंटल गोल को पहली प्रायोरिटी ना दे. फर्स्ट प्रायोरिटी दे शुड गिव टू दी ऑर्गेनाइजेशन गोल. सो टीम स्पिरिट होना चाहिए, कॉपरेशन होनी चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बाद में रखना चाहिए. सो एज अगेन आई एम सेइंग दैट इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में मेनली ये था कि 2 ग्रुप्स थे, 2 वर्कर्स का एंड ओनर्स का. सो दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स नीड्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली. एंड इसमें हम मेनली बात करते हैं कि कॉपरेशन के साथ वर्क करना है. सभी डिपार्टमेंट्स को आपस में कॉपरेशन शो करनी है, ना कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखना है. एंड अगर कोई एम्प्लॉई अच्छी सजेशन दे रहा है, कुछ अच्छा कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, तो हमें उनको रिवॉर्ड करना चाहिए. सो दिस वॉज द थर्ड प्रिंसिपल. नेक्स्ट, fourth principle is mainly development of each and every individual to his or her greatest efficiency and prosperity. Fourth principle says development of each and every individual to greatest efficiency and prosperity. इस प्रिंसिपल में मेनली हमने क्या टेक केयर करना है, जो भी एम्प्लॉई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, दो जब वो वर्क करने आते हैं, दे हैव टेकन दी ट्रेनिंग एंड दे हैव डन देयर कोर्सेज, बट स्टिल मैनेजमेंट में खुद को अडेप्ट करने के लिए उनको ट्रेनिंग चाहिए. एंड टाइम टू टाइम जो भी मेथड में चेंजेस आ रहे हैं, दे नीड टू गेट ट्रेन फॉर दैट. सो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना? ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलती जाए, क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी तो ही वो एफिशिएंसी के साथ वर्क करेंगे. एंड इफ़ दे आर वर्किंग एफिशिएंटली, सो हम अपने अल्टीमेट गोल्स जो है, प्रॉफिट जो हमारा गोल है वो अचीव कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगी, फ्लरिश करेगी. एंड अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो रहे हैं तो उनके अल्टीमेट पर्सनल गोल्स जो हैं वो भी अचीव होंगे. सो ये इंश्योर करना कि हर एम्प्लॉई ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ वर्क कर पाए, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजर की. एंड अगर वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी. ऑर्गेनाइजेशन अगर फ्लरिश करेगा तो इंडिविजुअल जो है वो भी फ्लरिश करेगा, बिकॉज ही कैन गेट अ गुड सैलरी एंड गुड वेजेस इफ ऑर्गेनाइजेशन इज गेटिंग गुड प्रॉफिट. So this was all about scientific principles of management or F.W. Taylor's principle of management, and these principles were mainly for lower level, for the bottom level of employees. जो है ये mainly जो भी techniques और principles हैं ये उन level के लिए है जो directly workers के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं वर्क को इंश्योर करवाने में कि वर्क प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट हो एंड जो टास्क है वो प्रॉपर वे में कंडक्ट हो. सो नेक्स्ट टॉपिक इज techniques. 8 techniques of Taylor. Taylor has given mainly 8 techniques, but in 8 techniques को हम कुछ पार्ट्स में, कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे. सो वी हैव डिवाइडेड देम इन 4 मेन पोर्शंस. फर्स्ट इज वर्क स्टडी. फर्स्ट मेन कैटेगरी ऑफ टेक्निक दैट इज वर्क स्टडी. एंड वर्क स्टडी के अंदर वी हैव 4 सब कैटेगरीज. सो वो 4 सब कैटेगरीज कौन सी है? सबसे फर्स्ट इट कम्स मेथड स्टडी. नाउ मेथड स्टडी व्हाट इट सेज कि मेथड स्टडी में मेनली ये होता है कि मेथड क्या है
कि एक पर्टिकुलर वे होना चाहिए काम को करने का, पर्टिकुलर प्रोसीजर होना चाहिए सो दैट वी कैन बिगिन विद आवर वर्क। अगर हमारे पास पर्टिकुलर मेथड नहीं होएगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या एक डिसीजन लेने के लिए, तो वी कुड नॉट बी एबल टू अचीव आवर गोल्स। सो ये मेथड जो है, व्हाट मेथड जो होता है कि प्रॉपर वे में कैसे फाइंड होएगा, लाइक जब से मेथड आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने से लेके फाइनल आउटपुट जो बननी है, जो भी उसमें आपका अप्लाई होता है प्रोसीजर, उसके लिए आपके पास प्रॉपर मेथड होना चाहिए कि कहाँ से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, कौन से सोर्सेज से करना है, कैसे रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड एंड देयर शुड बी अ प्री प्लान डिफाइंड वे टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एंड जो ये मेथड हम सिलेक्ट करेंगे इट शुड बी सच दैट कि हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स दे एंड दैट टू विद ग्रेट एफिशिएंसी एंड विद लेस कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। सो ये बेस्ट मेथड हम कैसे अपना डिराइव कर सकते हैं, आफ्टर प्रॉपर स्टडी एंड एनालिसिस वी कैन डिराइव द बेस्ट मेथड विद विच वी कुड गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेथड स्टडी। नेक्स्ट इज अंडर वर्क स्टडी, नेक्स्ट इज motion study. Under work study, first thing we have covered is method study, and second subcategory, second technique under work study is motion study. मोशन स्टडी में मेनली हमने ये ध्यान रखना है, मोशन अब क्या होता है, मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स कि जो भी डे टू डे एम्प्लॉयज़ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको हमने जज करना है कि क्या ये एक्टिविटीज़ सच में ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी है भी है या नहीं। जो भी मूवमेंट्स हो रही है क्या ये बेनिफिशियल हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या ये प्रोडक्टिव है या नहीं है। क्योंकि अगर मूवमेंट्स अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रही है तो इससे क्या होएगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम वेस्ट हो रहा है एंड कॉस्ट भी वेस्ट हो रही है। तो इसमें मेनली टेलर ने क्या फोकस किया था कि दैट देयर शुड बी प्रॉपर जजमेंट फॉर दी ऑल दी मूवमेंट्स दैट एम्प्लॉयज़ आर मेकिंग, ऑल दी मूवमेंट्स दैट एम्प्लॉयज़ आर मेकिंग। अब मूवमेंट्स कैसे की हो सकती हैं, लाइक किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना या फिर कहीं एक रूम से दूसरे रूम में जाना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे रूम में जाना। तो ये सारी मूवमेंट्स को जो है जज करना है कि ये मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हैं या अनप्रोडक्टिव हैं। प्रोडक्टिव मूवमेंट्स कौन से हो सकती हैं, जो नेसेसरी हैं वर्क को परफॉर्म करने के लिए। सपोज़ अगर कोई मशीन है उसको मूव करना है, अगर आप नहीं मूव करोगे तो आपका वर्क नहीं होगा। सो दैट इज़ प्रोडक्टिव, that movement is productive। but अगर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हो रही है, लाइक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले रहे हैं, कोई एक जना उठ के दूसरे जने की सीट पे जा रहा है ऑल्दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गो देयर, सो दीज आर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज ये जो होती हैं ये टाइम वेस्ट कर रही हैं एंड उनकी एफिशिएंसी जो है वो भी वेस्ट हो रही है। सो मूवमेंट कैन बी प्रोडक्टिव, मोशन कैन बी प्रोडक्टिव मोशन, it can be unproductive motion और incidental। incidental means कि वो motion जो you have not planned for that but वो by you know अपने आप हो जाता है। लाइक सपोज कोई भी एम्प्लॉई जा रहा था एंड वो गिर गया या कुछ भी ऐसा हो गया। इंसिडेंटल मीन्स ड्यू टू सम इंसिडेंस वो मोशन या मूवमेंट इनकर हुई है, नीदर इट इज़ प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव बट इट इज़ इंसिडेंटल। सो मेनली हमारा कंसर्न प्रोडक्टिव और इंसिडेंटल मूवमेंट्स के लिए नहीं है, वी आर कंसर्न अबाउट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हो रही है उनको हमने एलिमिनेट करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स हम अच्छे से अचीव कर पाएँ एंड जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। For this, Taylor has given also some tools like stopwatch and charts। कुछ tools भी दिए टेलर ने, stopwatch and charts with different colors। जो ये स्टॉप वॉच थी ये डिसाइड करने के लिए दी मोशन को, एंड चार्ट्स थी, ये चार्ट्स में क्या डिसाइड होता था कि कौन से मोशन को कौन सा कलर देना है। सपोज सभी एक्टिविटीज़ को हमने डिवाइड कर दिया कि ये प्रोडक्टिव मोशन है, ये अनप्रोडक्टिव है। अगर वो किसी दूसरे की सीट पे विदाउट एनी रीज़न जा रहा है सो दैट इज़ अनप्रोडक्टिव मोशन, उसको रेड से मार्क कर दिया। ये एक्टिविटी अनप्रोडक्टिव है, ये एक्टिविटी जो प्रोडक्टिव है उसको ग्रीन से मार्क कर दिया। तो जो ये प्रॉपर चार्ट्स थे ये मैनेजर्स को क्या हेल्प करते हैं कि ये डिसाइड करने में कौन सी एक्टिविटी रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, एंड जो नहीं रिक्वायर्ड है, जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको हम एलिमिनेट करें ताकि कॉस्ट सेव हो एंड हम एफिशिएंसी जो है वो हमारी मैक्सिमम हो। सो दिस वाज द सेकंड कैटेगरी अंडर वर्क स्टडी। थर्ड कैटेगरी इज
टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में अब मेनली हमने क्या डिसाइड करना होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है जो एम्प्लॉय को चाहिए। टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉय। सो इसमें अगर हम उनको कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं दे रहे, अगर वी हैव नॉट सेट द टाइम फॉर देम, तो वो जितना मर्जी टाइम ले सकते हैं काम करने के लिए, उनके पास कुछ भी प्री डिफाइंड वो जजमेंट नहीं है करने के लिए। सो इससे क्या रिजल्ट होएगा, एम्प्लॉयज़ लेजी बन जाएंगे एंड वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, क्योंकि दे डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड टाइम। तो उनका जितना मन करेगा एक दिन में काम करने का, उनको पता है देयर इज़ नॉट एनी स्टैंडर्ड, तो वो अपने अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। बट अगर हम उनको एक स्टैंडर्ड टाइम दे देते हैं कि आपने इतने टाइम में इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, डेफिनेटली उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होएगी एंड उनको पता है कि वो इतने टाइम में उनको करना पड़ेगा अचीव। अगर वो नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, और अगर उस स्टैंडर्ड टाइम से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। सो वील टेक वन एग्जांपल फॉर दिस। सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड वन थिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ, जो ये स्टैंडर्ड टाइम हमें डिसाइड करना है, ये हमें एवरेज एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि हम स्टैंडर्ड टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे अपना अप्लाई कर रहे हैं कि कोई बहुत ही सुपर फास्ट एम्प्लॉय है उसको अकॉर्डेंस में रख के, ना ये स्टैंडर्ड टाइम इतना लो होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड टाइम ऐसा होना चाहिए कि एवरेज वर्कर उस टाइम पीरियड में वर्क कर पाए। सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने जज किया है कि विदिन 20 मिनट्स वन एम्प्लॉय कैन मेक वन बॉक्स। एक बॉक्स को बनाने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं, तो स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया एक बॉक्स के लिए, 20 मिनट्स। तो 1 आवर में एक एम्प्लॉय जो है वो कितने बॉक्सेस बना सकता है, 3 बॉक्सेस। अगर 20 मिनट्स में वो 1 बॉक्स बना रहा है तो 1 आवर में कितने बना लेगा, 3 बॉक्सेस। एंड अगर हम 1 डे की शिफ्ट देखें, इट इज़ ऑफ 8 आवर्स, 8 आवर्स की शिफ्ट होती है 1 डे में। तो अगर उस 8 आवर्स में हम 1 आवर फॉर लंच ब्रेक एंड फॉर रेस्ट पॉज अगर हम निकाल दें, तो उसके पास मेनली 1 डे में 7 आवर्स बचते हैं, जिसको वो एफिशिएंटली अपने वर्क के लिए रख सकता है। सो अगर वो 1 आवर में 3 बॉक्सेस बना सकता है, 20 मिनट में 1 बॉक्स एंड इन 1 आवर 3 बॉक्सेस, तो 7 आवर्स में वो कितने बना सकता है, 7 आवर्स में ही कैन मेक 7 into 3 दैट इज 21 बॉक्सेस। तो अगर पर आवर वो 3 बॉक्सेस बना रहा है, तो पर डे दैट इज ऑफ 7 आवर्स शिफ्ट, तो वो कितने बॉक्सेस बना सकता है, 21 बॉक्सेस। तो अब उसको एक स्टैंडर्ड टाइम, अपना एक स्टैंडर्ड टास्क मिल गया कि उसको एक दिन में 21 बॉक्सेस बनाने हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम होएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होएगी एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होएगी, और ऑर्गेनाइजेशन को अपने अल्टीमेट गोल्स जो है वो अचीव हो सकते हैं। सो 4th कैटेगरी अंडर वर्क स्टडी इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी, अंडर फटीग मेनली मीन्स कि अ पर्सन हु इज़ वर्किंग, सो फिज़िकली एंड मेंटली जो होता है कि वो रेस्टलेस हो जाता है, वो बोर हो जाता है। तो फटीग मीन्स कि वो बोर्डम आ जाता है उसके अंदर जब वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है विदाउट एनी रेस्ट। फिजिकली और मेंटली वो टायर्ड फील करने लग जाता है। सो एज पर फटीग स्टडी, जो भी वर्कर्स, जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, हमें उनको एक पर्टिकुलर पॉज ब्रेक देनी चाहिए, रेस्ट इंटरवल देना चाहिए। वी शुड गिव देम ब्रेक सो दैट दे वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अगर कोई भी पर्सन कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है तो वो मेंटली और फिजिकली टायर्ड फील करेगा, रेस्टलेस फील करेगा, फटीग आ जाएगा, उसमें बोर्डम आ जाएगा। सो दैट इज़ वाई वी शुड गिव देम फ्रीक्वेंट इंटरवल्स सो दैट दे कैन वर्क प्रॉपरली। सो ये फ्रीक्वेंट इंटरवल्स जो है, ये रेस्ट इंटरवल्स कैसे डिसाइड करने हैं, उसके लिए प्रॉपर स्टडी कंडक्ट होती है। कोई भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ले, वेदर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन, वर्क इज़ डन इन शिफ्ट्स। 3 शिफ्ट्स होती हैं, कहीं पे 2 शिफ्ट्स होती है, जिस भी वे में वर्क को ऑर्गेनाइज करना है। तो मैक्सिमम व्हाट वी कैन से, एक शिफ्ट जो होती है वो 8 आवर्स की होती है, और इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड उस शिफ्ट में भी उन एम्प्लॉयज़ को थोड़ा रेस्ट इंटरवल दिया जाता है। एंड अगर जितना ज़्यादा उनका वर्क फिजिकल होता है, जितना ज़्यादा वर्क मैनुअल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो उनके रेस्ट इंटरवल्स होते हैं, पॉज इंटरवल्स होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग उतने ही इंक्रीज़ हो जाते हैं कि फ्रीक्वेंट थोड़ा उनको इंटरवल देना पड़ता है बिकॉज दे फील टायर्ड फिजिकली। सो दिस वॉज अबाउट फटीग स्टडी। ये
वर्क स्टडी के हमने फोर टेक्निक्स कवर की थी. फर्स्ट वाज मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, time study and fatigue study. All these four comes under work study. So our next technique is, that is our second main technique is differential piece weight system. This is differential piece weight system. इस डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम मेनली ये क्या होता है कि जो हर वर्कर को उसके वर्क के अकॉर्डिंग ही पे मिलेगी. दैट मीन्स कि अगर कोई स्टैंडर्ड जो हमने आउटपुट डिसाइड किया है, स्टैंडर्ड यूनिट्स, उससे कम यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो उसकी पे जो रेट होएगा, उसका पीस रेट होएगा, जो पर पीस रेट होएगा वो लो हो जाएगा. बट कोई अगर हमें एक्चुअल स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो उसका पर पीस जो वेज रेट होएगा वो हम इंक्रीज़ कर देंगे. तो डिफरेंशियल मीन्स कि हम डिफरेंट वेज रेट डिसाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के लिए एज़ पर देयर प्रोडक्टिविटी, as per the output they are giving. So different wages will be given to them. So इसकी example we can take example for this. For example, organization ने employees को बोला था that they should give 50, अगर उन्होंने 50 units, that is decided कि अगर कोई भी एम्प्लॉय 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है वन डे में, तो उसको पर यूनिट 10 रुपीज़ जो है वो दिया जाएगा. इफ़ ही इज़ प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स इन अ डे, ही विल बी गिवन ₹10 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड. बट अगर कोई 50 यूनिट से कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है जितना स्टैंडर्ड है, तो सपोज़ कोई लाइक 50 यूनिट से कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका पर यूनिट पे रेट क्या हो जाएगा? ₹9. दैट मीन्स कि अगर वो 50 या 50 से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो पर यूनिट उसको 10 रुपीज़ मिलेगा, पर पीस उसका जो वेज होएगा वो 10 है. बट अगर वो 50 यूनिट से कम प्रोड्यूस कर रहा है, लेस यूनिट्स ही इज़ प्रोड्यूसिंग, तो उसको पे रेट कितना मिलेगा? एज पर ₹9 पर यूनिट. सो सपोज देयर आर 2 वर्कर्स, वर्कर ए एंड वर्कर बी. अब जो ए वर्कर है उसने 50 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो उसकी अब अगर हम वेजेस देखें, उसकी वेज देखें वन डे की, वो कितनी होएगी? एज अगर 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको ₹10 पर यूनिट मिलना है, तो 50 × 10 ही विल गेट ₹500. 50 × 10, सो 50 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए एंड 1 यूनिट के लिए उसको 10 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो ही विल गेट 500. ऑन द अदर हैंड वर्कर बी, ही हैज़ प्रोड्यूस्ड 40 यूनिट्स इन अ डे, बट हमारा स्टैंडर्ड कितना था? 50 यूनिट्स. हमने कहा था अगर कोई भी 50 यूनिट से कम प्रोड्यूस कर रहा है तो पर यूनिट हम उसको ₹9 पे करेंगे. तो उसने 40 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो 40 × 9 ही विल गेट 360 here. He will get 360 rupees. 40 units he has produced, and we will not give him ₹10 per unit because he has produced less units than the standard one. So he will get 360 rupees. Now worker A is getting 500 rupees, worker B is getting 360 rupees. This difference of 140 rupees, this difference of 140 that A is getting more is because he has produced the standard output, the output that he has asked to produce. He has achieved his task, that is why he is paid at the rate that has been decided. But if someone is producing less units than the standard, so he will also be given less wage rate per piece. So this ₹140 was the difference in their wages, in their per unit wages, because of their assigned task, how one has performed their task and how they have achieved it in optimum manner and in the desired manner, the actual manner that has been asked for. 50 units has been asked for and A has produced that 50 units. So this was about differential piece wage system. Then next technique is standardization and simplification of work.
standardization and simplification of work. Standardization and simplification are kind of same, but they have a difference between them. स्टैंडर्डाइजेशन में मेनली हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स सेट कर देते हैं. स्टैंडर्ड्स किस चीज़ के हो सकते हैं, बेंचमार्क सेट कर सकते हैं कि किस वे में मैन को परफॉर्म करना है, किस वे में कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, कितना टाइम इनकर होना चाहिए, कौन सी मूवमेंट्स होनी चाहिए. एवरीथिंग वुड हैव सम स्टैंडर्ड्स जिनके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर की जाएगी. अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉपर बेंचमार्क्स होंगे, तो टास्क जो है वो टाइमली कंप्लीट होंगे एंड विद मिनिमम कॉस्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंप्लीट होंगे इफ़ देयर आर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स. सो स्टैंडर्डाइजेशन के मेन बेनिफिट्स मेनली यही होते हैं कि एवरीथिंग शुड बी डन इन एन असाइन मैनर. बेंचमार्क्स होंगे जिनके साथ परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर होगी. ऑन द अदर हैंड सिंप्लीफिकेशन मीन्स कि जो भी जो भी इम्पॉर्टेंट वैरायटी नहीं है, जो हमारे लिए लाइक प्रोडक्ट्स वगैरह जो हमें इतना बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखी है जिनकी नीड नहीं है हमें, या फिर सपोज़ कोई डील कर रहा है बहुत सारी वैरायटी में, कोई ऐसे बिस्किट्स है जिनकी बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है किसी ने, बट वो बिस्किट्स उसके नहीं इतने सेल हो पा रहे हैं. तो इंस्टेड कि वो इतनी सारी वैरायटी जो उसको प्रॉफिट नहीं दे रहा, बेनिफिट नहीं दे रहा, उसको वो एलिमिनेट कर दे. जितनी भी अननेसेसरी थिंग्स, अननेसेसरी वैरायटी या कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे है जिसकी नीड नहीं है, इट शुड बी एलिमिनेटेड. तो सिंप्लीफिकेशन के मेन बेनिफिट्स क्या आएंगे, अगर अननेसेसरी वैरायटीज़ जो है वो हमारे पास नहीं है तो कॉस्ट हमारी सेव हो जाएगी, इन्वेंट्री सेव होएगी. इन्वेंट्री मीन्स जो भी हम स्टॉक वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारा सेव होएगा, उसकी कॉस्ट सेव होएगी. वी विल हैव मोर स्पेस. जो स्पेस है वो हमारे पास ज़्यादा अच्छी स्पेस हो जाएगी, जिसके कारण हमारा वर्क जो है वो प्रॉपरली हो पाएगा एंड हमारा सारा प्रोसीजर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा. बिकॉज अननेसेसरी हमने डाइवर्सिटी, अननेसेसरी वैरायटी नहीं रखी है, तो इससे कन्फ्यूज़न भी नहीं होएगी एंड वी कैन फोकस इन अ गुड वे. सो स्टैंडर्डाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, दीज वर बेनिफिट्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन. स्टैंडर्डाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि ये एक पर्टिकुलर लाइन दे देता है प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड दे देता है कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम कितना लेना चाहिए आपको, एंड कितना आपका मेथड कौन सा होना चाहिए. तो इसमें आपके पास स्टैंडर्ड डिफाइंड लाइंस होती हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए. देन इट हेल्प्स इन इंटरचेंजेबिलिटी. It helps in interchangeability of manufactured parts. सपोज अब ऐसा होता है हर वक्त शिफ्ट में हो रहा है, किसी ने लाइक इफ़ वील टेक एग्जांपल ऑफ दिस डस्टर. इस डस्टर को अगर मैन्युफैक्चर करना है तो किसी ने ये वुड पार्ट डेवलप किया है, किसी ने इसके ऊपर का ब्लैक कवर डेवलप किया है. तो अब ये कितने साइज़ का डेवलप करना है, ये सबके उनके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स हैं, दे हैव मेजरमेंट्स. सो इसीलिए जो भी इंटरचेंजेबिलिटी होनी है, वुड बन के अब ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वो ऊपर इसको लेयर अप करेंगे. तो अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं तो जो प्रोडक्ट है वो ईजिली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास इंटरचेंज हो सकता है एंड फाइनली वो अच्छे वे में मैन्युफैक्चर हो सकता है इफ़ देयर आर स्टैंडर्ड्स फॉर दी थिंग्स टू बी डन. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटीरियल. कि अगर एक्सीलेंट हमारे पास ये बेंचमार्क है कि इतना एटलीस्ट प्रोड्यूस होना चाहिए इतने टाइम में, तो क्वालिटी भी अचीव होएगी एंड कॉस्ट भी हमारी प्लान वे में इनकर होएगी. एंड स्टैंडर्ड्स शुड बी देयर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मटीरियल. मैन एंड मटीरियल के जो भी परफॉर्मेंस है, कितना टाइम लेना है, किस वे में मटीरियल को इनकर करना है, उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स होने इंपॉर्टेंट है ताकि वी कुड मेजर देयर परफॉर्मेंस एंड कहीं पे भी कोई डेविएशन आ रही है तो वी कुड टेक करेक्टिव एक्शंस, करेक्टिव मेजर्स. सो नेक्स्ट एंड लास्ट टेक्निक इज फंक्शनल फोरमैनशिप. Functional foremanship, in this mainly this was for planning and execution function. इसमें मेनली ये जो होता है लोअर लेवल शॉप फ्लोर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये टेक्निक थी. एंड इन दिस वी हैव देयर इज़ वन फैक्ट्री मैनेजर.
फंक्शनल फोरमैनशिप मीन्स एवरी फंक्शन का जो भी क्लर्क, जो भी इंचार्ज है, जो भी सुपरवाइजर है, दैट वी आर सेइंग कि फंक्शनल फोरमैनशिप. तो फॉर दिस टेक्निक डायग्राम कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन 3 marks. सो डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टेक्निक. सबसे पहले वील स्टार्ट विथ फैक्ट्री मैनेजर. फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 इंचार्जेस होते हैं. फर्स्ट वन इज प्लानिंग इंचार्ज and second is production in charge. Under factory manager we have planning in charge and on the other side we have production in charge. Planning in charge जो होता है वो things को plan करता है and production in charge उनको execution में help करता है. Now there are 8 foremen under this. 8 foremen means जो भी workers हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनके 8 bosses हैं जिनकी इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस को वर्कर्स को फॉलो करना पड़ेगा. सो प्लानिंग इन चार्ज में सबसे फर्स्टली हमारा आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. फर्स्ट जो प्लानिंग इन चार्ज में आता है वो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दी इंस्ट्रक्शंस. जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है वर्क को परफॉर्म करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देता है. देन नेक्स्ट इज रूट क्लर्क. रूट क्लर्क डिसाइड करता है कि रूट क्या होएगा, एक प्रोसेस को परफॉर्म करने में कौन सी एक्टिविटीज़ इनपुट से आउटपुट तक किस वे में उसको परफॉर्म करना है, एक रूट चार्ट क्या होएगा. दैट इज़ द वर्क फॉर रूट क्लर्क. नेक्स्ट वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. प्लानिंग इन चार्ज के अंदर फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सेकंड इज रूट क्लर्क, थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. एज नेम से हम जज कर सकते हैं कि ही विल टेक केयर कि टाइम जो है वो स्टैंडर्ड टाइम में वर्क हो, कितना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए एंड कितनी कॉस्ट होनी चाहिए जो वो एक्वायर कर सकते हैं जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं. नेक्स्ट इज डिसिप्लिनेरियन. नेक्स्ट इज डिसिप्लिनेरियन. डिसिप्लिनेरियन का मेन रोल क्या होएगा, उसने ये जज करना है कि डिसिप्लिन के अंडर वर्क हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो हो प्रॉपर एंड प्रॉपर वे में वर्क हो, डिसिप्लिन में वर्क हो. सो ये 4 जो थे ये मेनली प्लानिंग इन चार्ज के सब कैटेगरीज हैं, जो ये 4 टाइप ऑफ क्लर्क्स हैं. सो सिमिलरली नाउ वी विल गो फॉर प्रोडक्शन इन चार्ज. प्रोडक्शन इन चार्ज. प्रोडक्शन इन चार्ज के अंदर मेनली 4 टाइप ऑफ क्लर्क्स आते हैं. नंबर 1 जो सबसे प्रोडक्शन अब जो है वो मेनली एग्जीक्यूशन के इंचार्ज होएगा. सो फर्स्ट इज स्पीड बॉस. स्पीड बॉस का जो मेन वर्क है वो क्या होएगा, ये ध्यान रखना कि विद इन जो भी स्पीड डिसाइडेड है प्रॉपर स्पीड में वर्क हो, वर्क स्लो ना हो जाए, जितनी स्पीड होनी चाहिए एज पर दैट जो है वो वर्क कंटिन्यू करें. नेक्स्ट अंडर प्रोडक्शन इज गैंग बॉस. गैंग बॉस ये चीज़ का ध्यान रखता है जो भी टूल एंड मशीनरी रिक्वायर्ड होएगी वर्कर्स को वर्क करने के लिए वो टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए उनके पास. नेक्स्ट इज रिपेयर बॉस. रिपेयर बॉस का मेन वर्क क्या होएगा, ही विल इंश्योर दैट कि अगर कोई भी टूल मशीनरी को रिपेयर की नीड है या वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो रिपेयर करवाना किसका काम है, रिपेयर बॉस को इस चीज़ का ध्यान रखना है. एंड लास्ट वन अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज इज इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर इज मेनली इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर का मेन रोल क्या होएगा, क्वालिटी को जज करना कि प्रॉपर क्वालिटी में वर्क हुआ है या नहीं, जो उसकी डिज़ायर्ड क्वालिटी थी वो मेंटेन की गई है एंड कॉस्ट वगैरह सब कुछ उतना ही इनकर हुआ है जितना डिसाइडेड है या नहीं. तो इंस्पेक्टर को एंड में क्वालिटी जो है वो चेक करनी होती है. तो ये फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 सब कैटेगरीज थी, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 सब कैटेगरीज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 टाइप के बॉसेज आते हैं. तो ये सब जो बॉसेज हैं ये अल्टीमेटली किसको ऑर्डर्स दे रहे हैं, वर्कर्स को. तो वर्कर्स की जब हम बात करते हैं, वर्कर्स के 8 बॉसेज होंगे, 4 फ्रॉम प्लानिंग डिपार्टमेंट
and 4 from production department. तो now this functional foremanship technique, अगर हम हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स की बात करें तो इट इज़ रिलेटेबल विद डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स हमने हर वर्क के एक इंचार्ज बना दिया एंड डिवाइड कर दिया ताकि हर कोई अपने अपने वर्क का जो है वो टेक केयर करे एंड उसके अकॉर्डिंग करे. बट दिस टेक्निक इज़ वायलेटिंग वन प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल एंड दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो ये कहते हैं हर सबॉर्डिनेट का वन बॉस होना चाहिए, बट वी कैन सी हेयर workers have 8 bosses, so that is why it is violating the principle unity of command, but it is following the principle of division of work. So lastly we would cover the difference between Henry Fayol and F.W. Taylor. So as for the difference, whenever we are differentiating two things, basis of difference is very important. First basis of difference is perspective. Henry Fayol perspective. Henry Fayol has given the principles for top level management, whereas Taylor has given principles for bottom level, or you can say lower level management. Next is unity of command. Unity of command was there in Henry Fayol's principle, but for Taylor we can see that the technique functional foremanship was violating this principle of unity of command, so it was not applicable there. Applicability. Henry Fayol principles are applicable universally because they are journal management principles, so they are applicable everywhere. But Taylor's principle are applicable as per the situation. जो भी situation होएगी उसके according techniques and principles जो है टेलर के वो apply होते हैं. Next is basis of formation. हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल जो थे वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे उसने फॉर्म किए. जो भी उसने वर्क किया जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशंस पे, उस वे पे उसने वो अपने प्रिंसिपल्स जो थे वो डिराइव किए. बट जो टेलर था उसने प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन किया, ऑब्जर्वेशन की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का देखा क्राइटेरिया, उसके बाद उसने अपने प्रिंसिपल्स जो थे वो फॉर्मुलेट किए. नेक्स्ट बेसिस इज फोकस. हेनरी फेयोल का मेन फोकस था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना, जो भी जर्नल मैनेजमेंट के वर्क हैं उनको इम्प्रूव करना. एंड टेलर का मेन फोकस था इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना विद द मिनिमम कॉस्ट. नेक्स्ट बेसिस इज पर्सनैलिटी. हेनरी फेयोल वॉज प्रैक्टिशनर, whereas Taylor was working as a professional scientist. And last difference is expression. In expression we can say that Henry Fayol has given principles as journal theory of administration and Taylor has given principles for scientific management. So both have different perspective. One has given for top level and one has given for bottom level. So we have done with this chapter. A second chapter, that is principles of management, is over. Take care.